हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 12 के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। बोर्ड ने अपने साइट पे जो सैम्पल पेपर डाला हुआ है उसके सेक्शन ए को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक एक नंबर के आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फर्स्ट हम देखिए क्या पूछ रखा है। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है। चूज द करेक्ट आंसर कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, मैनी 1 ऑन 2 है, 1 1 बट नॉट ऑन 2, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। हमने बेसिकली 1 1 और ऑन 2 चेक करना है। हम कैसे चेक करते हैं 1 1? दो तरीके हैं। या तो हम कह दें कि दो नंबर्स इक्वल हैं, एलिमेंट्स हम इक्वल लेके चले, अगर इनकी इमेज इक्वल आ गई तो फंक्शन हमारा 1 1 है। अगर दो नंबर्स इक्वल हैं तो उनका क्यूब करेंगे तब भी वो इक्वल ही होंगे। x1 क्यूब क्या है, ये f ऑफ x1 है। यहाँ पे x की जगह x1 रखेंगे तो x1 की क्यूब ही तो आएगा। ये f ऑफ x2 आ गया। दो एलिमेंट्स इक्वल लेके चले थे, उनकी इमेज इक्वल आ गई, फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1। 1 1 चेक करने का दूसरा तरीका, आप यहाँ पे कोई भी नंबर्स ले लें, 1 2 3 -1 -2। वैसे तो रियल है, आप रूट का भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रियल नंबर्स हैं, 1 2 3 -1 -2 -5 -10, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए जरा, 1 रखें, x की जगह 1 रखें, 1 की क्यूब क्या आ रही है, 1, 1 की इमेज आ गई है 1। -1 रख ले, -1 की क्यूब क्या आ गया, -1, -1 की इमेज क्या आ रही है, -1। 2 रख के देख ले, 2 की पावर 3 क्या आ रही है, 8। तो 2 किससे अटैच हो गया हमारा, यहाँ पे रियल है तो 8 भी मिल ही जाएगा। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है तो फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1 तो है, मतलब मैनी 1 वाला ऑप्शन कट गया और ये भी। अब ऑन टू और चेक करना है। ऑन टू में हम क्या चेक करते हैं, क्या यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करे। बिल्कुल, देखो बेटा यहाँ पे -2 है। क्या आप किसी भी नंबर को यहाँ रखो, उसका क्यूब करो, -2 आएगा? नहीं आएगा। मतलब हमें मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑन टू के लिए दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढ दिया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। आप किसी भी नंबर को यहाँ रखो, उसकी पावर 3 करो तो -2 नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे और नंबर भी मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिनकी प्री इमेज हमें नहीं मिली, तो ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू में यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। हमें -2 ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमारा ऑन टू नहीं है। फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। सेकंड, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स माइनस में √2। हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोसिकेंट इनवर्स माइनस में √2 किसके इक्वल ले लें, y के इक्वल ले लें और अब फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए जरा, ये कोसिकेंट इनवर्स है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक y इक्वल टू माइनस में √2। माइनस में ये वैल्यू √2 कोसेक पे कितने पे होती है, 45 डिग्री पे, π/4। अभी नहीं कटेगा कोसेक से कोसेक, क्योंकि माइनस वाला साइन गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हम अंदर ले जाएं। कोसिकेंट -π/4, कोसिकेंट -थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। अब कोसिकेंट से कोसिकेंट कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई है, -π/4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। दोबारा देख लीजिए, हमने कोसिकेंट इनवर्स -√2 को y रखा,
ये इनवर्स था, यहाँ गया तो हमारा क्या बना, कोसिकेंट y इक्वल टू माइनस में √2। √2 वैल्यू हमने देखी कोसिकेंट पे कितने पे है, π/4 पे। अभी यहाँ पे हमारा कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल नहीं हो सकता था क्योंकि बीच में ये माइनस का साइन भी है। इस साइन को हम अंदर लेके गए क्योंकि कोसिकेंट माइनस थीटा होता है माइनस कोसिकेंट थीटा की। अब हमारा कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल आउट हो गया और y की वैल्यू क्या आ गई है, -π/4, और हमें इस y की वैल्यू ही निकालनी थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 विद ईच एंट्री 3 and 4। तो देखो जरा, हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ये हमने निकालना है। पहले देख लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 2/2 ऑर्डर की है तो 4 एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। और ये 4 एलिमेंट्स के लिए वेज कितने हैं, या तो क्या हो, ईच एंट्री 3 हो या 4 हो। नंबर ऑफ वेज या तो 3 से बढ़ सकती है या 4 से, तो तरीके तो 2 ही हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स निकालने का क्या तरीका आएगा बेटा, 2 की पावर 4 कितना बनेगा, ये 16। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा देख लीजिए, हमें बताना था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2 के, तो मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे, 4 ही होंगे। और 4 में भी उसने क्या कंडीशन लगाई है, तरीके 2 ही हैं, ईच एंट्री 3 और 4, क्या या तो 3 होएगी या 4 होएगी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं, 2। तो पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बनेंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा तरीका है निकालने का, जितने वेज हैं उनकी पावर जितने एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 16 ऐसी मैट्रिसेस बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, अगर ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1/5 और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पे n है उस ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर हम निकाल लें ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 में से 1 गया 2, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आ जाए तो लगभग आंसर आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ए कैसे आएगा, यहाँ से ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, हमें पता है ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 में ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/1/5, ये कितना आ गया 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें निकालना था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उसकी पावर n-1, जहाँ पे n है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। यहाँ पे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो अगर हमें डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर निकालने तो ये निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हमें कब निकलेगा, जब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हो। अब ये ए का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ऑब्वियसली गिवन से ही आएगा। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट दे रखा है और ये हमें रिलेशन पता है, यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट आ गया, उसका स्क्वायर करते ही रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब 5th सम देखिए, if A and B are invertible square matrices of same order, then which of the following is not correct? इनमें से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट, ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमें पता, हम इसको लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट और बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/b का डिटर्मिनेंट, तो ये तो ठीक हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, ए बी सारे का इनवर्स और उसका डिटर्मिनेंट, ए बी का इनवर्स और उसका डिटर्मिनेंट, इसको हम लिख सकते हैं 1 में ए बी का डिटर्मिनेंट 1 में ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, ठीक है ये भी।
नेक्स्ट ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के, ये भी ठीक है। ए प्लस बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, नहीं, ये सभी मैट्रिसेस पे लागू नहीं होता है। आपको कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस जरूर मिल जाएगा जिनमें ये लागू नहीं होता। तो ऑप्शन डी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 6 देखिए, अगर x माइनस वाई किसके इक्वल है, पाई के, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल लेते, डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 1। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए बेटा हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, ई एक्स स्क्वेयर, हम इसको y मान लें। y क्या दे रखा है, ई एक्स स्क्वेयर, x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया। इसको कैसे करेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव तो यही होता है, फर्दर x स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, g ऑफ x दे रखा है cos x, इसको z मान ले, cos x। अब x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब देखो हमें क्या निकालना था, ये y है और ये z है, हमें y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब हमें निकालना था डी वाई बाई डी जेड। तो हमने क्या किया, डी वाई यहाँ पे डी एक्स से डिवाइड कर दिया, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी वैल्यू है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वैल्यू e की पावर एक्स स्क्वेयर इंटू में 2x इंटू में डी एक्स बाई डी जेड बाई डी एक्स किया तो इसको पलट देते हैं, 1 अपॉन में माइनस का साइन x, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। दोबारा देख लो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। हमने इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, मतलब हमें निकालना है डी वाई बाई डी जेड। अब डायरेक्ट तो निकाल ही नहीं सकते, y x का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x निकाल लिया, z भी x का फंक्शन है तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लिया। यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यूज पुट करने के लिए किया गया है काम, हमें निकालना था डी वाई बाई डी जेड, तो हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई किया है, डी एक्स से डिवाइड किया है। अब इन दोनों की वैल्यूज हैं हमारे पास, वैल्यू रख दी और आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई टू पाई ई की पावर कोस स्क्वेयर एक्स साइन क्यूब 2n प्लस 1 एक्स डी एक्स। अब जैसे ही हमें ये लिमिट्स दिख रहे हैं, हमें पता है अगर माइनस a टू a होती हैं f ऑफ x, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है अगर फंक्शन हमारा ओड हो तो। इवन होता है तो फिर हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक बार पहले यहाँ पे चेक कर लें, ओड तो नहीं है। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, ई की पावर कोस स्क्वेयर एक्स साइन क्यूब 2n प्लस 1 एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखें, क्या बनेगा, e की पावर कोस में x की जगह माइनस एक्स रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट साइन में फर्क पड़ता है, तो ये हमारा नेगेटिव का बन जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये फंक्शन कैसा हो गया, ओड फंक्शन हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। डायरेक्ट रिजल्ट है ये और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बेटा। 9th सम देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन ई की पावर x प्लस में 1 अपॉन ई की पावर x। क्या बनेगा ये, एलसीएम ले, ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x, ई की पावर x ऊपर चला जाएगा, अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 dx। अब पुट कर दें हम, e की पावर x को t पुट कर दो, तो e की पावर x dx, इसकी वैल्यू क्या आएगी, dt। तो ये फंक्शन हमारा क्या बन गया, dt अपॉन
टी स्क्वायर प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू को बेटा वापस रिप्लेस कर दो e की पावर x। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी था बेटा ये तो। हमने e की पावर माइनस एक्स को रखा 1/e की पावर x, एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है अगर हम e की पावर x को t पुट कर दें तो ऐसा फंक्शन आएगा जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, t को वापस रिप्लेस करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन dx अपॉन में साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, इसको कैसे सॉल्व करें। ऊपर क्या है बेटा 1 है और 1 की आइडेंटिटी होती है ना ऐसी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में यही रखो साइन स्क्वायर x इनटू में कॉस स्क्वायर x। अब इनको अलग अलग कर सकते हैं, जब साइन स्क्वायर x के नीचे रखेंगे तो क्या बचेगा 1 में कॉस स्क्वायर x, और कॉस स्क्वायर x के नीचे रखेंगे तो क्या बचेगा 1 में साइन स्क्वायर x। 1 में कॉस स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, 1 में साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसिकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा टेंजेंट x, कॉसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉट x प्लस c। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, सिंपली देखिए यहाँ पे कैसे किया, हमें डिनोमिनेटर में क्या दिख रखा था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये दिख रखा था। तो ऊपर हमारा क्या है 1 है, 1 के लिए हमने आइडेंटिटी लगाई, जैसे ही दोनों को ब्रेक किया हमें ऐसे फंक्शन मिल गए जैसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेट किया और आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। अब क्वेश्चन नंबर 11, the number of arbitrary constant in the particular solution of the differential equation of fourth order। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो बेटा कोई कांस्टेंट होता ही नहीं है, तो क्या जाएगा 0। कांस्टेंट हमारे हमेशा किस में होते हैं जनरल सॉल्यूशन में होते हैं, और उतने ही होते हैं जितने ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो। यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का, ये एक बार डेरिवेटिव, ये एक बार, ये 2 बार डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी क्या होगी है 1। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। 10 kg ये स्केलर है, वॉट ये भी स्केलर क्वांटिटी है, कॉलम ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये यूनिट हमें बता रही है, ये किसकी यूनिट है स्पीड की। भाई इस चाल से चल रहा है, मतलब क्या चाल है और इसमें डायरेक्शन भी तो होगी ना, स्पीड इस दिशा में चल रहा है, तो ये हमारी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये हिंदी में है, इसका इंग्लिश मीडियम देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, इफ वेक्टर a इज 4i प्लस 6j and vector b is 3j plus 4k, then the vector form of the component of a along b, ये कैसे निकालेंगे। a along b के लिए पहले निकाल दो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, और उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने यूनिट वेक्टर b के साथ, जिसके अलोंग निकालना है ना उसी का। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या बनेगा, इनकी डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यूनिट वेक्टर है तो ये क्या आएगा वेक्टर बी, ऐसे लिख दें, अपॉन में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे कर दें वेक्टर बी से। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, करें जरा इनकी डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगी आई आएगी, जे जे की, के की, तो आई यहाँ पे है नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई, सीधा क्या बनेगा 6 और 3 की मल्टीप्लाई बस 18, ऊपर तो क्या आ गया 18। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालें, अंडर द रूट 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 25 का रूट क्या आ गया 5, हमें इसका स्क्वायर करना है तो क्या बनेगा 25। साथ में वेक्टर बी और लिख देना है, वेक्टर बी क्या है
3J प्लस 4K। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कैसे निकालेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, साथ में जिसके अलोंग हमने निकालना है उसी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। रिमेनिंग तो कैलकुलेशन पार्ट है। 15 देखिए, ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स हैं एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर होगा। इनमें से क्या कंडीशन है? अब यूनिट वेक्टर होगा मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। हम ये तो कह रहे हैं वेक्टर ए अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के, या फिर उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? 1 के। तो यहाँ से यही चीज हो रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये किसके इक्वल आएगा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, क्या आएगा? 2 प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ से 2 ए डॉट बी क्या आएगा? -1। ए डॉट बी क्या आ गया है? -1/2। अब ये किसके इक्वल होती है? डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो क्या आ गया ये हमारे पास? कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। अब इसको कैसे लिखें? कॉस थीटा इक्वल टू माइनस में कोस पे ये वैल्यू कितने पे होती है? 60 डिग्री पे। 60 को हम क्या लिख सकते हैं? π/3, कॉस π/3। अभी यहाँ से बेटा कॉस से कॉस कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। कैसे? ये माइनस के साइन को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बेटा कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से लाई करती है? 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करती है। अब इसमें 2 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, बट यहाँ पे कॉस क्या है? नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे जाएंगे? पाई माइनस थीटा करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? कॉस पाई माइनस π/3। तो इसको सॉल्व कर ले, क्या बनेगा? कॉस 2π/3। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2π/3। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें ये दिखाना था कि अगर a प्लस बी यूनिट वेक्टर है तो इनमें से क्या कंडीशन होगी। हमने यूनिट वेक्टर ही मान लिया, इसको सॉल्व किया है। यहाँ से हमारे पास आया कि डॉट प्रोडक्ट -1/2 होनी चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट का भी हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ से आया कि कोस थीटा -1/2 होना चाहिए। 1/2 वैल्यू होती है π/3 पे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से लेकर पाई के बीच में। या तो एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे कॉस क्या दे रखा है आपको? नेगेटिव दे रखा है। दोनों क्वाड्रेंट में से कॉस नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड होता है, मतलब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे जाते हैं? पाई माइनस थीटा करते हैं। तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे π/3 है। तो कोस पाई माइनस π/3 का मतलब ही क्या हो गया? माइनस कोस π/3। इसको सॉल्व कर लिया। नाउ कॉस से कॉस कैंसिल आउट, थीटा आ गया 2π/3 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 16, टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। इफ इंडिपेंडेंट हैं तो हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल आ जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होएगा, इक्वल भी नहीं होएगी, सम 1 भी नहीं होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अगर इंडिपेंडेंट हैं 2 इवेंट तो उनका नॉट ए भी इंडिपेंडेंट होगा, तो उनको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं सेम प्रॉपर्टी लगा के। अब नॉट ए का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नॉट बी का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑप्शन बी आएगा बेटा करेक्ट ऑप्शन। 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी किसके इक्वल है? उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई है। अब ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो नॉट ए नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे। नॉट की हमने कंडीशन लगा दी, रिजल्ट आ गया। 17 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बड़ी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, तो इनमें से कौन सा सही है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे है। यहां से अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब बी बाय ए निकालना है तो नीचे ए लेके आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, सिंपली ए बाय बी हमें दे रखा था तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंटरसेक्शन, नीचे बी है तो यहाँ पे भी नीचे बी आएगा। हमने यहाँ डिवाइड में था मल्टीप्लाई में गया तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, इसमें लेस देन का साइन था, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा कट गया है। बाकी ऑप्शंस के लिए हमें बी बाय ए निकालनी पड़ती, तो हम यहाँ पे ए को नीचे ले आए ताकि हम बी बाय ए निकाल सके, वो हमारी आई बी से ग्रेटर देन, तो बी से ग्रेटर देन वाला ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। 18 देखे, यदि ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकाले। इसका फॉर्मूला क्या होएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की तो प्रोबेबिलिटी हमें दे नहीं रखी, पर बेटा डिनोमिनेटर में बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, मतलब ये निकाल ही नहीं सकते हम। ठीक है, सिंपली देखो कैसे कंफ्यूज करने वाला इसने क्वेश्चन दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी पूछ रखे और इंटरसेक्शन नहीं दिया, ना देने दो, बी की प्रोबेबिलिटी 0 है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब 2 क्वेश्चन और बच गए बेटा असर्शन रीजन वाले, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, असर्शन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये है, और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। पहले हम देखेंगे असर्शन हमारा ट्रू है या फॉल्स है, रीजन भी देख लें एक बार। इन अ स्पेस द लाइन्स विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर नॉन कोप्लेनर एंड आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स, ही ठीक है। For skew lines, the line of the shortest distance will be perpendicular to one of the lines. ये गलत है बेटा, perpendicular to each of the lines, both lines पे perpendicular होना चाहिए। हमारा रीजन क्या हो गया, रोंग हो गया। रीजन रोंग हो गया ये देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा क्या मिलेगा, चारों ऑप्शंस में से पहले ऑप्शन में क्या था, दोनों ट्रू होते हैं, वो नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है, दोनों ट्रू होते हैं, वो भी नहीं आएगा। थर्ड में क्या है, ए ट्रू है और फॉल्स है, और फोर्थ में क्या होता है, ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो फॉल्स वाले तो ऑप्शन इनमें है ना, हमारा यहाँ पे रीजन फॉल्स है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ए ट्रू है ये और वेरीफाई कर लेते हैं, हमें यहाँ से पता चल रहा है ये लाइंस हमारी कैसी हैं, पैरेलल्स हैं, तो डिस्टेंस क्या आएगा, वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये आएगा। निकाल लें, A2 माइनस A1 देखते हैं पहले, A2 माइनस A1 क्या बनेगा, 2i प्लस j माइनस का k। अब निकाल लें क्रॉस प्रोडक्ट i j k, वेक्टर बी क्या है, 2 3 6, A2 माइनस A1 क्या आया है, 2 1 माइनस 1, i इंटू में -3 -6 -9 माइनस j -2 -12 -14 प्लस k 2 -6 -4, ये तो हमारा ऊपर वाला आ गया है। ठीक है, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट, -9i प्लस 14j प्लस 4k, हमें इसका मैग्नीट्यूड और निकालना है, तो 9 9 तो 81 हो जाएगा,
14 और 14 की मल्टीप्लाई करोगे ये 196 और ये बनेगा 16। 6 6 12 और 1 13, 9 10 11 और 8 19, रूट 293। ये तो अपर पोर्शन है, डिनोमिनेटर में है बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 4 प्लस 9 प्लस 36, 49 और 49 का क्या बनेगा 7। रूट 293/7 ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सही आया है। असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 और देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, असर्शन क्या है, रिलेशन 1 2 3 4। यहाँ पे क्या हमारे पास 1 2 3 4 और इधर क्या है ए बी सी डी। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का फंक्शन मतलब 1 1 है और ऑन टू दोनों है। 1 1 प्लस ऑन टू, 1 1 ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती और ऑन टू के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, तो असर्शन हमारा गलत हो गया। आंसर तो हमारा आ गया, एक बार रीजन को और देख लेते हैं। क्या ये 1 1 है, 1 1 तो है बेटा, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है तो 1 1 तो है ही, तो रीजन हमारा सही है, असर्शन हमारा गलत है। ऑप्शन डी बेटा इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ठीक है बेटा, ये एक नंबर वाले क्वेश्चन थे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।